नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं विपिन बड़गोती आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी स्थल में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि 1 अगस्त 2023 यानी परसों आपके पैट यानी UPSSC ने पैट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो आपके समूह ग के परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समूह ख से निम्न वर्ग की जितनी भी भर्तियां होने वाली हैं, जितने भी पद निकलने वाले हैं, वो किससे होंगे? वो आपके पैट से होंगे। ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा पूरी तरीके से अनिवार्य है, यानी इसके बिना आप जो द्विस्तरीय प्रणाली इन्होंने अपनाई है, आप उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। तो हम एक एक करके सभी चीजों को समझेंगे। जैसे पहले है कि पैट एग्जाम क्यों जरूरी है। पैट एग्जाम जरूरी का मतलब यह है कि जब तक आप इस वाली परीक्षा में नहीं बैठते हैं, इसमें एक अच्छा स्कोर नहीं करते हैं, तो आप द्वितीय परीक्षा के लिए कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यानी आपकी द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के लिए आपको प्रथम वाली चरण वाली प्रक्रिया में शामिल होना पड़ेगा। सेकंड है, हम इसकी योग्यता के बारे में चर्चा करेंगे कि इसकी योग्यता 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, यानी इसके लिए हमें क्या योग्यता अनिवार्य है। तीसरा पॉइंट, इसके उम्र के बारे में चर्चा करेंगे, यानी जो इसकी एज है वो एज कितनी है, कहां से कहां तक है, किन लोगों को छूट के लिए कहा गया है, कहां छूट इनके लिए प्राप्त हो सकती है, मिल सकती है। तीसरा, इसके सिलेबस के बारे में जिक्र करेंगे, यानी इस परीक्षा के लिए अब की बार सिलेबस वही है पीछे वाला, या अब की बार इन्होंने कुछ बदलाव करा है। चौथा, हम एग्जाम के पैटर्न को समझेंगे कि ये एग्जाम पैटर्न सबसे पहले ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। अगर ऑफलाइन होगा तो किस माध्यम में होगा, यानी 1 पाली में होगा, 2 पाली में होगा, 2 से अधिक पालियों में होगा, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा, एग्जाम की संभावित तिथि क्या हो सकती है। देखो, अगर आप पीछे के दो पेपर जो परीक्षाएं हुई हैं, जो उनको एनालाइज करोगे, तो वो अभी हाल में पीछे 25 अक्टूबर को परीक्षा हुई थी। तो ऐसा माना जा रहा है कि अब की आने वाली जो परीक्षा है वो आपके अक्टूबर के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में हो जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे पास 2 से 2.5 महीने पर्याप्त हैं। हम अच्छे तरीके से अच्छे मेंटर के साथ, एक अच्छी टीम के साथ रहकर एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो देखते हैं इन्होंने पैट यानी जो पैट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें इन्होंने क्या क्या चीजें शामिल की हैं। तो 1 बाय 1 करके इनको देखते हैं, चलते हैं। तो देखो, हम अगली स्लाइड में पहुंच चुके हैं। तो देखते हैं इस विज्ञप्ति में इन्होंने क्या क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो विज्ञापन संख्या है, आप इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि विज्ञापन संख्या कभी कभी जब हम नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं तो वहां पर इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। जैसे रजिस्ट्रेशन खोजने के लिए कई बार हमारे एडमिट कार्ड खो जाते हैं, या जो हम प्रिंट आउट निकालते हैं फॉर्म भरने के बाद वो कहीं गुम हो जाते हैं, कहीं संभाल कर नहीं रख पाते हैं, तो उससे हमें सर्चिंग में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले जो हमारी विज्ञापन संख्या है 2023 से, इसका जो क्रम है वो कौन सा है? 7वां क्रम है। अगली बात क्या है कि ये जो विज्ञापन की जो प्रकाशन की तिथि है वो क्या है? 1/8/2023 है। आप यानी आपके जो यानी फॉर्म भरने शुरू हुए हैं वो कब से शुरू हो गए हैं? 1 तारीख से ही शुरू हो चुके हैं। सेकंड लाइन है कि ऑनलाइन आवेदन के साथ आप क्या कर सकते हो? शुल्क जमा भी कर सकते हो। जैसे पहले ऐसा होता था कि पहले रजिस्ट्रेशन का टाइम दिया, उसके 1 या 2 दिन के बाद क्या होता था? शुल्क जमा होता था। लेकिन इसमें क्या है कि साथ के साथ आप शुल्क भी जमा कर सकते हो। इसी महीने की अंतिम तिथि में, यानी 30/8 में इसकी क्या है? अंतिम तिथि है, यानी आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। अगली बात देखो, अगर आप फॉर्म फिल कर देते हो और किसी चीज में, जैसे कैटेगरी है, उम्र है, या कोई आपके अंक है, उनमें किसी वजह से बाय मिस्टेक हो जाती है कैफे वाले से या स्वयं के द्वारा, तो आप उनमें 7 दिनों के अंदर आप क्या कर सकते हो? उनमें संशोधन कर सकते हो। चाहे शुल्क का समायोजन हो या आवेदन में कोई संशोधन करना हो, तो उसमें आपको अतिरिक्त 7 दिन का समय भी दिया गया है। ये आपके लिए एक बेनिफिट है। कई बार ऐसे पीछे देखा गया है कि फॉर्म फिल कर दिया और उसमें
उसमें कुछ गलती हो गई है तो वो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाता था। बहुत सारी परेशानी बच्चों को इसमें उठानी पड़ती थी। तो ये आयोग ने पहली बार बहुत अच्छा काम किया है। आगे अगर हम देखें तो इन्होंने विशेष कथन की बात की है। ये विशेष कथन वही है जो हमने ऊपर 4 लाइनों में देखा, यहां हमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां हमें ये पॉइंट देखना है। इसको ये इन्होंने कहा है कि जो ये वाली द्विस्तरीय प्रणाली की इन्होंने जो शुरुआत करी है, ये कब करी है, क्यों की है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहले इसको उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा एक कार्मिक अनुभाग 3 के द्वारा शासन आदेश संख्या इतने के द्वारा किस तिथि में, यानी आपकी 20 नवंबर 2020 के द्वारा समूह ग, ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, समूह ग के पदों पर भर्ती की द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने हेतु, ये आपकी की लाइन है। बिल्कुल देखो, कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश शासन ने इतने अनुभाग के द्वारा, ये आपके शासन आदेश की संख्या है, उसमें यह कहा गया है कि 20 नवंबर 2020 के बाद जितनी भी समूह ग के पदों पर भर्ती होगी वो द्विस्तरीय की होगी। द्विस्तरीय का मतलब आपको पहले यह परीक्षा देनी पड़ेगी, तब आपके जब पद निकलते हैं उसके बाद जो आपकी मुख्य परीक्षा होगी, इनमें से ही बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यानी जितने पद हैं उसके वो 15 गुना कर सकते हैं, 20 गुना कर सकते हैं, वो उनका खुद का निर्णय है, आप उसमें कोई बात दायर भी नहीं कर सकते। ये इन्होंने यहीं पर एक चीज नोट डाउन की होगी, हम उसको भी देखेंगे। अब उन्होंने कहा है कि जितनी भी UPSSC में, यानी ये आपका UPSSC आयोग की परिधि में आने वाले समूह ग के समस्त पदों पर, यानी समस्त पद क्या आएंगे आपके समूह के, इसी में आएंगे। और यह बात इन्होंने कही है कि 20/11/2020 के बाद जितने भी पद हैं उन पर यह प्रक्रिया लागू होगी, इससे पहले यह प्रक्रिया लागू नहीं होगी। तो यह आपके लिए विशेष बात है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे अगर मैं बात करूं, इन्होंने आगे पहला यानी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की बात करी है। सबसे पहले जो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, यानी आप UPSSC.government.in पर जाकर कर सकते हैं। आपका कोई भी ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा आवेदन, ये इंपॉर्टेंट बात है, हालांकि सबको पता है लेकिन फिर भी। दूसरी बात है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए अनिवार्यता क्या क्या है, इसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये लाइन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा है इन्होंने कि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यानी ये UPSSC की परिधि में आने वाले विभिन्न विभाग, यानी जितने भी विभाग आते हैं UPSSC के अंतर्गत, इन्होंने कहा है नियंत्रण अधीन भिन्न भिन्न प्रकार के रिक्त पदों पर चयनितों पर इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा PET में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। मतलब अगर आप समूह ग की कोई भी परीक्षा देना चाहते हैं तो आपको इसमें शामिल होना अनिवार्य है हर तरीके से। दूसरा इन्होंने कहा है, यह बात इन्होंने उल्लेखनीय करके कही है विशेष तौर पर, कि इसका जो परिणाम है ना, वो परिणाम 1 वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। मतलब क्या है इसका, यानी जिस दिन इस परीक्षा का परिणाम वेबसाइट पर जारी होगा उस तिथि से लेकर 1 वर्ष की अवधि के बीच में इसका क्या रहेगा, यह वैधता रहेगी। यानी जैसे मैं अगर उदाहरण के तौर पे बात करूं, आपका वर्ष 2022 का जो परिणाम जारी किया गया था, जो रिजल्ट जारी किया गया था, वो 25 जनवरी 2022 को 23 को जारी किया गया था, तो उसकी जो अवधि रहेगी वो 24 जनवरी 2024 तक रहेगी। यानी ये जो एक अवधि का पीरियड है, जो टाइम है, इस तक ये आपके पेट की अनिवार्यता रहेगी। अब जो ये 2023 वाला है, ये मान लो अक्टूबर में इसका एग्जाम होता है, इसकी परीक्षा होती है, तो उसके बाद उसका परिणाम घोषित होगा, उस परिणाम से 1 साल की अवधि के भीतर इसकी वैधता होगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार ये बच्चे कंफ्यूजन रहती है बच्चों के माइंड में। आगे चलते हैं, आगे क्या कहा इन्होंने, ये प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता की बात है। दूसरा, यहां पर कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये स्कोर के आधार पर की जाएगी, यानी जो मुख्य परीक्षा होगी आपकी द्विस्तरीय परीक्षा होगी, इसी के आधार पर ये की जाएगी। ये कोई बात हमारे लिए यहां पर कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इन्होंने कहा है आयोग की परिधि में आने वाले पद। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी तक इस अधिनियम के उपबंध में समूह ख से निम्न समूह, एक बात समझिए,
यानी 4 प्रकार के समूह होते हैं। एक आपका क, ख, ग, घ। अब इन्होंने कहा है कि समूह ख से निम्न वर्ग, यानी निम्न का मतलब क्या हो गया, यानी जो इनसे नीचे वाले पद हैं, तो कौन सा आएगा आपका समूह ग, यानी इनके समस्त सीधी भर्ती जो होगी वो इसी प्रक्रिया के द्वारा होगी। यानी आपको यूपी SSSC में पेट का एग्जाम देना अनिवार्य है, ये बात इन्होंने बिल्कुल क्लियर की हुई है स्पष्ट तरीके से। लेकिन इन्होंने कहा है, अगली बात आप इनको नोट करोगे, इन्होंने कहा है कि आयोग किसी भी अधिसूचना के द्वारा क्या कर सकता है, किसी भी पद को आयोग के कार्य क्षेत्र से हटा या उसमें जोड़ सकती है। मतलब या तो किन्हीं पदों को ये जोड़ सकते हैं या किन्हीं पदों को उसमें से हटा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे कोर्ट पहुंच जाते हैं कि उन्होंने आपने पहले वहां पर ऐसा दिया, क्योंकि ये कोर्ट के लिए, वाद के लिए बहुत ज्यादा पक्ष मजबूत करती हैं किसी भी आयोग का। आगे चलते हैं। आगे इन्होंने कहा है कि ये इन्होंने अधिसूचना की बात करी है, इन्होंने कहा है कि इसमें कितने ग्रेड पे के बीच में होगी। देखो ग्रेड पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके वेतन को बनाने में। जैसे इन्होंने कहा है कि यहां पर देखिएगा आप, इन्होंने कहा है ये संख्या सन 2024 की धारा 2 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वेतन बैंड, यहां पर आप देखिएगा कहां से, ये आपका वेतन है कितना, 5200 से लेकर कहां 2000 यानी 20,200 तक। जबकि यहां ग्रेड पे मेन चीज है, यानी आपका ग्रेड पे जो है वो 1900 रुपए से लेकर और कहां तक है आपका ग्रेड पे, यानी ये 4600 ग्रेड पे तक। यानी 4600 ग्रेड पे का मतलब है कि आपको सचिवालय तक के पदों को इसमें शामिल किया जाता है, क्योंकि ये 4600 ग्रेड पे एक आप कह सकते हैं कि इंस्पेक्टर रैंक तक का ग्रेड पे होता है किसी किसी विभाग में, तो बड़ा ग्रेड पे है ना। तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलें कि विभिन्न विभागों में होने वाले, यहां से कोई बात इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना, देखो ये कह रहे हैं कि ये जो आवेदन स्वीकार किए जाएंगे ये केवल ऑनलाइन किए जाएंगे, किसी प्रकार के ऑफलाइन के लिए इनमें किसी प्रकार की सुविधा नहीं होगी। ये आप इसको विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहे हैं वो आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया, ये आप सब लोग ज्यादातर कैफे से भराते हैं, कुछ बच्चे स्वयं करते हैं, वो सभी लोग जानते हैं, फिर भी मैं एक मोटा मोटा आपको बता देता हूं। जैसे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होगा, फोटो हस्ताक्षर वगैरह, ये बड़ा ध्यान से रखिएगा, क्योंकि इनमें क्या रहता है 50 KB तक के ही, यूपी SSSC में ज्यादातर 50 KB तक के ही ये फोटो और सिग्नेचर स्वीकार किए जाते हैं, इससे बड़े वो एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। फॉर्म के शेष विवरण का भरा जाना, यानी सभी को आप बिल्कुल ध्यान से भरिएगा। फीस का जो भुगतान होगा वो फीस का भुगतान सबमिट करने के लिए आपको यहां पर जाना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के पर, और उसका प्रिंट आउट भी ले लेना है, क्योंकि प्रिंट आउट आप जब द्विस्तरीय परीक्षा दोगे तो उसमें आपको सेकंड चरण भी करना पड़ेगा, वो इसी रजिस्ट्रेशन के आधार पर होगा। तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आपको ये उम्र की बात की है, देखो यहां ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो उम्र की बात कर रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि आयु सीमा जो है, ये आयु सीमा की बात है। आयु सीमा क्या है आपके 18 वर्ष से 40 वर्ष तक है। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पर देखो, और ये किसके आदेश पर है, यहां पर है कि उक्त सेवा नियमावली, शासन आदेश और माननीय न्यायालय के आदेश का विवरण तदनुसार आवेदन हेतु वांछित अतिरिक्त समय अवधि का विवरण ऑनलाइन आवेदन में भरा जाना अनिवार्य होगा। इसका मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई 18 से 40 के बीच का ना होकर अलग है तो उसको उसमें मेंशन किया जाना जरूरी है। जैसे कुछ आरक्षण के पद होते हैं, तो आरक्षण के लिए उसमें कोई सर्टिफिकेट, जैसे दिव्यांगजन है, SC है, ST है, OBC है, EWS है, तो उसको मेंशन किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है इनके जो नियमावली है उसके अनुसार। आगे बात करें कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, ये मैंने अभी चर्चा कर लिया, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है। आगे चलते हैं, ये आगे जब आप फॉर्म भर देंगे तो उसमें नो योर स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका जो ऑनलाइन आवेदन है उसको स्वीकार किया गया है या डिसलाइन कर दिया गया, एक्सेप्ट या डिसलाइन का ऑप्शन आता है कि स्वीकार है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये फोटो हस्ताक्षर है ना, ये छवि वगैरह आपकी बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, साधारण और सिंपल होनी चाहिए, है ना, सिंपल तरीके से होनी। देखो ये जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसका जो अधिकतम आकार है वो कितना होना चाहिए, 50 KB का होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्वयं फॉर्म भरते हैं तो उनके लिए बड़ी परेशानी आती है कि फॉर्म फोटो और सिग्नेचर कई बार बड़ा छोटा होता है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो वो केवल अधिकतम सीमा कितनी होनी चाहिए, 50 KB की होनी चाहिए। तो ये चीज ध्यान रखना आप, ठीक है। और ये बस सिर्फ 2 रूप में होना चाहिए, JPEG और JPG, ये 2 ही फॉर्मेट आपके लिए प्रयोग में होंगे, बाकी इनके अलावा कोई फॉर्मेट भी प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। दूसरा देखो, ये भी ध्यान रखना कि हस्ताक्षर के नीचे स्वयं की हस्तलिपि में एक हिंदी में अपना नाम भी लिखा हो। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जब आपका किसी प्रकार से एडमिट कार्ड पर फोटो नहीं आता, तो आप जब कभी फॉर्म देने के लिए जाते तो वहां पर जो चेकिंग वगैरह होती है आपके, तो वहां पर वो काम आ जाता है नाम लिखा हुआ। आगे है शेष विवरण का भरा जाना, ये सब चीज आप कर लोगे। घोषणा पत्र, देखो घोषणा पत्र का मतलब ये है कि जब आप कोई फॉर्म फिल करते हो और फॉर्म फिल करने के बाद उसमें आप जो लास्ट में सिग्नेचर करते हो, तो उसका मतलब ये है कि आपने जो वो सभी जानकारी दी है वो सोच समझ के दी है और उन सभी के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हो। जो भी आपने डाली है तो उनको बहुत सोच समझ के भरिएगा, क्योंकि वो एक आपका घोषणा पत्र होता है जो आपने वहां पर उनको जानकारी दी है। आगे करते हैं फीस का भुगतान एवं समायोजन। देखो इसके लिए वैसे 30 तारीख अंतिम तिथि है, लेकिन आप इस चीज में एक चीज विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है, हमारे अकाउंट से फीस कट जाती है लेकिन बैंक स्वीकार नहीं कर पाता है। तो कुछ बच्चे क्या होता है, हमारे अकाउंट से फीस कटी लेकिन बैंक ने स्वीकार नहीं करी, उसको छोड़ देते हैं। तो बेटा ऐसी चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। जब तक सामने वाला बैंक उस फीस को स्वीकार ना कर ले तब तक आपका फॉर्म भी कंप्लीट नहीं है। ये बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अब आपकी जो फी है वो किसी भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, किसी के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। ये आगे यहाँ कोई चीज भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका डिपॉजिट के लिए दिया गया है कि SBI चालान पे कर सकते हैं, ठीक है। ये वो चीज है। आगे ये एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहां डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है कुछ शब्दों के लिए। जैसे जो अनारक्षित हैं उनके लिए, जो अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके लिए फीस जो है वो कितनी है, 185 है। दूसरा अन्य यानी अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए भी कितनी है, 185 है। जबकि SC और ST के लिए जो फीस है वो कितनी है, 95 यानी 95 रुपए है। जबकि जो दिव्यांग जन है उनके लिए फीस कितनी है, 25 है। तो इन चीज को विशेष ध्यान दीजिए, यह इनसे कोई भी आपका कोई भी मतलब नहीं कि आप सोचे लगो 160 है। आपकी जो टोटल फी है वो कितनी है, 185 है। ये आपका प्रोसेसिंग शुल्क है। आगे चल, लेकिन एक चीज देखो विशेष तौर पर ध्यान रखना, कुछ बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं कि जी हम OBC में है, SC में, ST में, तो उनके लिए उनकी मूल श्रेणी में जो उनकी मूल श्रेणी है, जो लंबत आपको आरक्षण मिलता उसके आधार पर ही आप क्या दें, उनको शुल्क जमा करें। देखो कई बार कैसा ऐसा होता है कि कुछ बच्चे देखो आरक्षण आपका 2 प्रकार का होता है, एक लंबवत होता है, एक क्षैतिज होता है। उसमें क्या होता है, कुछ बच्चे क्षैतिज आधार पर जो आरक्षण मिलता है उसके आधार पर शुल्क कम जमा कर देते हैं, जो कि क्या होता है, गलत होता है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो इसके लिए आप विशेष ध्यान रखें कि उनकी जो मूल श्रेणी है उसके अनुसार ही आप वो शुल्क जमा करें, ये आप विशेष ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। फॉर्म का आगे है, फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना। ये मैंने आपको डिस्कस पहले भी किया है, क्योंकि ये आपकी प्राथमिक परीक्षा है, फिर आपकी द्वितीय परीक्षा होगी, तो उसके लिए इसी रजिस्ट्रेशन का प्रयोग होगा। सारी डिटेल जो आपने इसमें डाली है उन्हीं डिटेल्स का प्रयोग सेकंड वाले में होगा। अगर आप कोई इतर डिटेल डाल देते हो, कुछ अलग डाल देते हो, वो आपका फॉर्म कैंसिल भी हो सकता है। ये आप बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है। आगे हम बात करें, आगे आवेदन पत्र में संशोधन, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि अगर आप 1 महीने में फॉर्म भरने की तिथि है, उसमें कोई गलती हो जाती है तो उसमें 7 दिन का समय दिया गया, आप उसमें संशोधन भी कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। आगे इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके लिए कुछ जरूरी हो। आगे चलते हैं। आगे शैक्षणिक अर्हता, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या है, इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, देखो ये जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है इसके लिए हाई स्कूल यानी 10th या उसके समक्ष, देखो सबसे पहले जो न्यूनतम है आपकी शैक्षणिक योग्यता वो कितनी है, हाई स्कूल है या उसके समक्ष है। लेकिन आप उससे उच्च शैक्षणिक अर्हता भी उसमें क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है
कि कुछ ऐसे पद उसमें निकाल दिए जाते हैं कि जिनके लिए योग्यता 12th या ग्रेजुएशन भी हो सकती है। जैसे हमने 4600 ग्रेड पे की बात करी, तो वहां पर हाई स्कूल वाली आपकी योग्यता काम नहीं करेगी, उसके लिए आपको उच्च स्तर की शैक्षणिक योग्यता चाहिए। तो आप ऐसा करें प्लीज, अगर आपके पास कुछ मैक्सिमम यानी उच्च शिक्षा भी है तो उसको भी फिल कर दीजिए। ये इसके लिए न्यूनतम है, यानी पद कुछ ऐसे निकल जाते हैं जो उच्च ग्रेड के हैं, तो तब आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, आप मेन परीक्षा नहीं भर सकते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जी इसमें केवल हाई स्कूल है तो हम हाई स्कूल भर दें, वो गलत है। अगर आपके पास उच्च शिक्षा कुछ है यानी 12th है या ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आप उसको भी फिल कर दें, क्योंकि वो उसमें काम आ जाती है। इस बात को आप विशेष ध्यान रखिए, अगर है तो, नहीं है केवल हाई स्कूल सफिशिएंट है। आगे अगर चलें इसमें क्या है, बाकी इसमें कोई ऐसा देखो, ये आयोग द्वारा इसी स्कोर कार्ड के आधार पर आपको द्वितीय स्तरीय परीक्षा में प्रवेश कराया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आयु सीमा, देखो आयु सीमा की जिक्र हमने पहले भी करा, लेकिन यहां दो बात जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। दो बात जरूरी क्या है यहां पर, पहली बात यह है कि यहां पर जो आयु सीमा देखी जाएगी वो आपकी 1 जुलाई 2023 को, यानी जो आपकी आयु की गणना होगी वो कहां होगी, 1 जुलाई 2023 में इस आयु की गणना होगी। यानी 1 जुलाई तक आप 18 वर्ष पूरी कर चुके हो, या 1 जुलाई 2023 को 40 वर्ष से ज्यादा उम्र आपकी ना हो। लेकिन हो सकती है किन्हीं कारणों से, जैसे आप किसी विशेष वर्ग में आते हैं तो आपको आयु सीमा में नियम अनुसार छूट भी दी जाएगी, लेकिन किस आधार पर दी जाएगी, आप एससी वर्ग से हो, आप एसटी वर्ग से हो, आप ओबीसी वर्ग से हो, या किसी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थी जो उस आरक्षण की दिशा में आता हो, उस कैटेगरी में आता हो, तो उसमें भी आप क्या कर सकते हो, छूट पा सकते हो, है ना। ये चीज देखो, जैसे कुशल खिलाड़ी हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट है, जैसे भूतपूर्व सैनिक हैं, है ना, भूतपूर्व सैनिकों के लिए कितनी है, 3 वर्ष की छूट है। तो इसके लिए भी थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि अगर मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप इसको एक बार अपने आप भी इसको रीड कर सकते हैं। बाकी जो मोटी चीजें हैं मैंने आपको बता दी हैं, देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, है ना। आगे चलते हैं। आगे अनुसार अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष की छूट अनुमान दी जा सकती है। वो किसके लिए दी जा सकती है, दिव्यांगजन, यानी जो किसी तरीके से दिव्यांग है। लेकिन दिव्यांग का मतलब ये नहीं है कि आप 10% या 20%, 30% का आपने सर्टिफिकेट बना लिया, उसके बाद कम से कम आपको 50 से 60% के आसपास आपके पास सर्टिफिकेट हो, और वो भी राज्य स्तर का हो, तब उसमें कुछ आरक्षण की व्यवस्था हो सकती है। ये आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी बच्चे ऐसा कर देते हैं, फॉर्म फिल कर दिया, आपके पास सर्टिफिकेट बहुत कम है, यानी 10% का है, 20 का है, तो उसमें वो आपके किसी फायदे का नहीं है। आगे चलें, आगे क्या है, यहां से ऐसा कुछ मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कुछ ज्यादा देखो यहां इसको एक बार देख लेते हैं। ये आरक्षण वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि शासन आदेश में नियमावली के अनुसार लंबत, देखो 2 चीज ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, आपको आरक्षण 2 प्रकार से मिलेगा, एक लंबत और एक क्षैतिज। देखो लंबत किसको मिलेगा, जैसे अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है यानी ओबीसी है, आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस है। यानी इसका मैं हल्का सा आपको समझा देता हूं, ये लंबत होता है। लंबत का मतलब है कि आपको इस आधार पर पहले जनरल, फिर ओबीसी, मेरिट ऐसे, फिर ईडब्ल्यूएस आ सकता है, फिर ओबीसी आ सकता है, फिर एससी आ सकता है, फिर एसटी, ये इस प्रकार से होता है। दूसरा है आपका क्षैतिज आरक्षण, यानी क्षैतिज में कौन कौन आते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित आते हैं, दूसरा भूतपूर्व सैनिक आते हैं, दिव्यांग जन आते हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी। तो इसमें क्या है, ये आपको जो मिलेगा इस प्रकार से मिलेगा, यानी जो जैसे आपकी मेरिट 75% पे गई, तो 75% पे जो बच्चे आते हैं उनको इसमें क्या दिया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी। यानी जो किस कैटेगरी में आते हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, या वो भूतपूर्व सैनिक हैं, या दिव्यांग जन है, या उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, तो वो इसी में आते हैं। जैसे ये लंबत प्रकार का होता है और ये क्षैतिज प्रकार का होता है। ठीक है, इस पे कभी विस्तार पे चर्चा करेंगे। ठीक है,
आगे आगे है लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट। लिखित परीक्षा का मतलब ऐसे है कि अगर देखो, सबसे पहले आपकी जो लिखित परीक्षा होगी वो ऑफलाइन होगी। ऑफलाइन के बाद क्या होगा कि अगर बच्चों की संख्या सीमित रहती है तो सीमित में क्या होगा कि आप उसको एक पाली में कर सकते हो, एक की बजाय 2 पाली में कर सकते हो, या 2 से अधिक पाली में कर सकते हो। अब इसमें क्या होगा कि अगर 1 से अधिक पाली है ना, देखो ये बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपकी 1 से अधिक पाली रहती है तो क्या होता है, अभ्यर्थियों के स्कोर में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया यानी इसमें जैसे अगर किसी का कठिन स्तर का पेपर आ गया किसी पाली में तो उसको मार्क्स ज्यादा दे दिए जाएंगे, यानी उसको कुछ बेनिफिट दे दिया जाएगा। अगर किसी का आसान पेपर है तो उसके मार्क्स में कुछ कटौती कर ली जाएगी। और ये किस आधार पर है, देखो इन्होंने ये यानी 22 मई 2022 को एक आदेश जारी कर दिया था। और आदेश किसकी, अगर आयोग की सूचना संख्या इसके आधार पर आप जो है इसको देख सकते हो। ये चीजें इन्होंने मेंशन की है क्योंकि कई बार अगर ये चीजें ओपन नहीं करते हैं ना विज्ञापन में तो बहुत सारे बच्चे कोर्ट पहुंच जाते हैं, जो बहुत ज्यादा गलत बात होती है। भर्ती रुक जाती है, कई सालों तक पेंडिंग में रहती है। लेकिन अब की बार मैं देख रहा हूं कि यूपी SSS ने बहुत एक एक चीज बहुत स्पष्ट तरीके से करी है, क्योंकि ये वाद में बहुत लंबी प्रक्रिया चल जाती है। तो ये बहुत ही एक अच्छा एवं सराहनीय कदम है अब की बार यूपी SSS का। उसके बाद परीक्षा का कार्यकाल 1 वर्ष का, जिसकी अभी हमने जानकारी करी थी। परीक्षा का कार्यक्रम यानी ये तो परीक्षा कार्यक्रम है कि आपको यथासंभव वेबसाइट पर सूचित कर दिया जाएगा। इस स्कोर की वैधता अवधि जो हमने बात करी थी 1 वर्ष की अवधि है, ठीक है। यहां से अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश, ठीक है, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। ये जन्म तिथि की बात है कि आपकी जो जन्म तिथि हो वो किस पर आधार हो, यानी वो हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के आधार पर होनी चाहिए। जो आपका नाम है, फादर्स नेम है, रेजिडेंसी है, वो ज्यादातर किस पे होने चाहिए, आपकी जो हाई स्कूल वाली है उस पर आधारित होने चाहिए। यहां से कोई बात इंपॉर्टेंट ऐसी नहीं है जो आपके लिए समझाने की आवश्यकता। अब देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि यहां पर ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। तो जो इसका सिलेबस है ना, तो इस सिलेबस को हम चाहते हैं कि नेक्स्ट वाली वीडियो में एक बार इसको एनालाइज करें, क्योंकि ये वीडियो कम से कम अगर मैं इसको इसी में शामिल करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो सकती है। तो इसीलिए हम जो सिलेबस के लिए इसको आगे चर्चा करेंगे। तो अगली जो हमारी वीडियो होगी एक सिलेबस के आधार पे होगी। हम एक नया बेंच भी अनाउंस करेंगे इसके लिए। जो हमारी टीम होगी उसमें सभी टीचर्स को आप लोगों से परिचित कराया जाएगा। तो अब की बार जो संख्या होने वाली है आवेदन की, जैसा उम्मीद है, वो 50 लाख के आसपास होने वाली है। तो इसकी अब की बार बहुत मेहनत से, बहुत अच्छे मेंटर के साथ बिताइएगा जो आपकी परीक्षा में अच्छे स्कोर लाने में आपको मदद करे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में टीम के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।